नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। क्या बीजेपी ही मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रच रही है? जमीन विवाद के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं। उधर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी हमला बोला है। इस बीच पंजाब में भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क उठे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। अखिलेश का आरोप, बीजेपी में मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, मोदी सरकार की आर्थिक नीति चीन के सामने झुक गई। फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट मामले में घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बीजेपी का हमला। नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। अमेरिकी सीनेट के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को बताया लूजर। मोहन यादव परिवार की जमीन खरीद मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी के अंदर ही साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव पहले रियल एस्टेट का काम करते थे और जमीन खरीदना कोई नई बात नहीं है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि अगर मोहन यादव पर सवाल उठ रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन ली है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहती है और इन दोनों मुख्यमंत्रियों को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो असल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। इन सभी नेताओं को रास्ते से हटाने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मोहन यादव परिवार की जमीन खरीद पर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया और परिवार की जमीन खरीद पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि परिवार से जुड़े लोगों के पास 335 एकड़ जमीन है और ये जमीन 245 प्लॉट में फैली हुई है। कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर जमीन नई सड़क परियोजनाओं के आसपास है और कई इलाके मास्टर प्लान 2035 से जुड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे प्रदेश का बड़ा जमीन घोटाला बताया। उनका आरोप है कि सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार का मामला बताया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जवाब और निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशों के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत के अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति अमेरिका को खुश रखने और चीन के सामने झुकने का मिश्रण बन चुकी है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि साल 2025-26 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस घटकर 34 अरब डॉलर रह गया है, जबकि पिछले साल ये 40 अरब डॉलर था। वहीं चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 122 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल लगभग 99 अरब डॉलर था। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी नॉमिक्स का मतलब है अमेरिका को खुश करना और चीन के सामने समर्पण कर देना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस वीडियो विवाद को लेकर पहले ही अकाल तख्त उन्हें पंथ विरोधी करार दे चुका है, अब उसी मामले में अब गुरुग्राम पुलिस के खुलासे के बाद विपक्षी बीजेपी ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री को बचाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई गई और अब इस पूरे मामले की परतें खुलती जा रही हैं। गुरुग्राम पुलिस ने दावा किया कि जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर भगवंत मान को क्लीन चिट दी गई थी, वो कथित तौर पर फर्जी तरीके से तैयार करवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जांच में ये आरोप सामने आया है कि कुछ लोगों ने खुद को पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का करीबी बताकर पहले से तय नतीजों वाली रिपोर्ट तैयार करवाने का दबाव बनाया था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रिपोर्ट को मनचाहे तरीके से तैयार करने के लिए लाखों रुपए देने की पेशकश की गई। पेपर लीक घोटालों से परेशान छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए जा रही है। युवाओं को जोड़ने की मुहिम के तहत ही यूथ कांग्रेस और पार्टी का छात्र विंग NSUI साझा रूप से 25 जून से देशव्यापी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 9 अगस्त तक ये चलेगा, जब दिल्ली चलो नारे के साथ देश की राजधानी में वो जुटेंगे। पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व रोजगार की मांग को मुद्दा बनाया गया है। युवाओं के आंदोलन के तहत ही कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। इस बीच युवाओं को जोड़ने के लिए नीट पेपर लीक को लेकर ऑनलाइन पिटीशन अभियान शुरू किया गया। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं।
शिवसेना यूबीटी की बैठक में शामिल नहीं हुए 4 विधायक। राम मंदिर दान चोरी की प्राथमिक रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। ट्रंप अपनी ही पार्टी पर भड़के, सीनेट पर किया हमला। वेंस ने यूक्रेन में भारतीय सैनिकों की तैनाती का रखा प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे की बैठक से 4 विधायकों की गैर मौजूदगी ने नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने सभी विधायकों की एक खास बैठक बुलाई थी। इस अहम बैठक में 4 विधायकों के नहीं पहुंचने से नए सवाल खड़े होने लगे। बैठक में शामिल न होने वाले नेताओं में संजय पोर्टनेस, राहुल पाटिल, संजय डेरकर और एमएलसी सुनील शिंदे शामिल हैं। हालांकि पार्टी के नेता खुलकर सामने आए हैं और इस गैर मौजूदगी को कोई बड़ी बात नहीं बता रहे। उनका कहना है कि इन नेताओं ने बैठक में ना आ पाने की पहले ही अलग अलग वजह बता दी थी। पार्टी नेताओं की माने तो विधायकों की इस छुट्टी को दल बदल या बगावत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इन 4 नेताओं में कलेना से विधायक संजय पोर्टनेस भी हैं, जिन्होंने साल 2022 में पार्टी टूटने के दौरान भी उद्धव ठाकरे का साथ दिया था। राम मंदिर में दान चोरी की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने बताया कि फिलहाल ये रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस शुरुआती रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को दोषी नहीं माना गया है। जांच में मंदिर के उन 6 कर्मचारियों पर गाज गिरी है जो दान के पैसे और कीमती सामान इकट्ठा करके गिनते थे। ये कर्मचारी सारा चढ़ावा अयोध्या की स्टेट बैंक शाखा में जमा करते थे। रिपोर्ट में एक व्यक्ति पर सवाल उठाए गए हैं जिसे अनौपचारिक रूप से मंदिर का मैनेजर बना दिया गया था। वो व्यक्ति ही ये तय करता था कि मंदिर परिसर में किसे कौन सा काम सौंपा जाएगा। एसआईटी ने उससे 4 बार से ज्यादा पूछताछ भी की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके अलावा ट्रस्ट के एक ड्राइवर की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है। ये ड्राइवर पहले चाय बेचता था और बाद में ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। ट्रस्ट में ड्राइवर की नौकरी लगने के बाद अचानक उसने बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली, जिसकी अब जांच हो रही है। मंदिर निर्माण की निगरानी कर रहे नृपेंद्र मिश्रा ने अब मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ नियुक्त करने की वकालत की है। स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि सरकार ऐसा शायद ही करे क्योंकि वो मंदिर पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक ट्रस्ट की तरफ से चोरी को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एसआईटी भी अपनी जांच के आधार पर सीधे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार इन चोरों को पकड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर दान को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को बने कुछ ही महीने हुए थे कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने इसकी पोल खोल दी। ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट के कामकाज को बेहद गैर पेशेवर यानी कि अनप्रोफेशनल बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि दान में आए पैसों और गहनों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा है। फर्म ने सलाह दी थी कि पैसों के लेन देन और डेटा सुरक्षा के लिए एक पक्की कार्यप्रणाली यानी कि एसओपी बनाई जानी चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी ट्रस्ट ने इस सलाह पर कोई अमल नहीं किया। अब हालत ये हो गई है कि मंदिर में चढ़ाए गए कैश और गहनों के गायब होने या हिसाब ना मिलने की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मंगलवार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। ऑडिट फर्म ने 2020 में ही चेतावनी दे दी थी कि बिना किसी नियम और सिस्टम के काम करने से जानकारी में गड़बड़ी हो सकती है। अगर समय रहते ट्रस्ट इन चेतावनियों पर ध्यान दे देता तो आज ये नौबत नहीं आती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर जमकर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान लगभग हार मानने की स्थिति में पहुंच गया था और अमेरिका की शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार था। ट्रंप के मुताबिक कई दशकों बाद ईरान अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान कर रहा था, लेकिन तभी अमेरिकी सीनेट ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरा मामला बदल गया। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस फैसले से ट्रंप बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सीनेट की इस वोटिंग ने ईरान को ये संदेश दिया कि अमेरिका उनके खिलाफ एकजुट नहीं है। ट्रंप का आरोप है कि इस फैसले ने दुश्मन का मनोबल बढ़ा दिया और उनकी रणनीति को नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने खास तौर पर उन रिपब्लिकन सांसदों को निशाने पर लिया जिन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने ऐसे सांसदों को लूजर बताते हुए कहा कि इन नेताओं ने उनका काम और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की तरफ से उनके लोगों से सवाल पूछा गया कि आखिर अमेरिका के भीतर ये विरोध क्यों हो रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन में भारतीय सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर एक नई किताब में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस किताब के मुताबिक सरकार बनने के महज 10 दिन बाद ही ओवल ऑफिस में एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना तैयार करना था। उस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा सुझाव भी दिया था।
वेंस का मानना था कि शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन में नाटो देशों की जगह भारतीय सैनिकों को तैनात किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को ये विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो हंस पड़े। ट्रंप का कहना था कि भारतीय ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो इस तरह के किसी भी काम के लिए पैसे नहीं चुकाएंगे। इस बैठक में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया था और उन्हें एक खराब बातचीत करने वाला नेता बता दिया। किताब में यह भी बताया गया कि एक अन्य बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत और चीन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने का जिक्र किया था। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.